अच्छा वजीहा, आपकी डायग्नोसिस से पहले कैसी लाइफ थी? आपकी क्या एज थी और सब कैसा चल रहा था? आई वॉज 28 एट दैट टाइम लास्ट ईयर। और जो मेरी ज़िंदगी थी इट वॉज आइडियल फॉर एवरी वन। लाइक अगर मैं इन लॉज की बात करूँ तो दे आर स्टिल आइडियल, माशाल्लाह माशाल्लाह। और अगर मैं अपनी पर्सनल लाइफ की बात करूँ, मेरे हस्बैंड के साथ जो मेरा रिलेशनशिप है, इट वॉज अमेजिंग, इट इज़ स्टिल अमेजिंग। बट देयर कम्स अ पॉइंट कि हम लोग ना सब, मुझे थोड़ा सा एक फ़ील हुआ कि पेन्स भी हो रहे थे, कुछ वेट कैरी करने में इशू हो रहा था। मैं जॉब कर रही थी, बेटी साथ होती थी, उसको साथ लेके आना, साथ लेके जाना, तो इट वाज, लाइफ वाज गोइंग स्मूथ ना। लेकिन ये एग्जॉस्शन चल रही थी, साथ साथ के जल्दी थक जाना, पेट में बहुत दर्द। ओके। स्ट्रेस, मतलब बॉडी रिएक्ट कर रही थी हर चीज़ में। थोड़े थोड़े दिन बाद फीवर होना, सुबह फीवर होता था, 5 to 10 मिनट्स बाद फीवर ख़त्म, और वो फीवर होता था ऑलमोस्ट 103 104 तक टेम्परेचर जाता था वो। लेकिन फिर ये कि वो ख़त्म हो जाता था। ऑब्वियसली कोई भी इंसान अपने लिए ये नहीं सोचेगा कि हमारा ये फीवर या हमारा ये स्ट्रेस जो है हमें इस चीज़ पे आके छोड़ेगा। मैं इग्नोर करती थी। औरतें ज़्यादा इग्नोर करती हैं चीज़ें। बिल्कुल ऐसा ही हमें है जब भी कोई भी ज़रा से पेन या होता है तो हम बोलते हैं ये छोड़ो छोड़ो, कुछ नहीं है, कुछ जी। नहीं, आई विल बी फाइन। उसको हम कहीं और एडजस्ट कर देते हैं कि हाँ शायद इस वजह से हो रहा है, हाँ क्योंकि हाँ। हम लोग एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते कि हमने ये, खुदा खासा हमारे साथ कुछ गलत हो सकता है। और हम दूसरों को प्रायोरिटाइज करते हैं कि नहीं, जी। पहले बच्चों को देख लूँ, फिर बाद में सोच लूँगी। ये है कि फिर जब मुझे पता चला, मैंने अपने हस्बैंड से शेयर किया। अब एक ये डर भी होता है कि क्या रिएक्ट करेंगे हस्बैंड, क्योंकि मेरी तो अरेंज मैरिज थी। ऑल्दो इट वॉज अ वेरी, इट इज़ स्टिल अ वेरी गुड रिलेशनशिप, बट मुझे होता था कि डर कि नहीं क्या रिएक्ट करेगा मेरा हस्बैंड, कि मैं बताऊँगी कि मुझे ये इशू हो रहा है। हस्बैंड तो चले किसी तरीके से सपोर्ट कर लेंगे, सास क्या रिएक्ट करेंगी आपको या पता था कि सोसाइटी। क्या इश्यू हो रहा है? मुझे लम्प फील होना शुरू हो गया था। मुझे जब लम्प फील होना शुरू हुआ तो मैं स्कूल में थी, मैं कोई वेट कैरी नहीं कर पा रही थी अपने। ब्रेस्ट पे लम्प था? जी, लेफ़्ट साइड पे ना, मैं अपना लेफ़्ट हैंड पे कोई वेट कैरी नहीं कर पाई। तो ऑब्वियसली टीचर हूँ, कॉपीज़ उठानी होती थी, बहुत सी स्टेशनरी होती थी जो मुझे हाथ में कैरी करनी होती थी। तो एक वक्त ऐसा है कि मेरा हाथ ना ज़रा सा ऊपर नहीं हो रहा था, मुझे दर्द हो रहा था पूरा यहाँ से। तो आई वाज़ लाइक कि नहीं वजीहा, ये अब समथिंग बहुत इज ज़्यादा हो रॉन्ग। गया है। मतलब ये तो प्रॉपरली इंडिकेट कर रहा है कि ये, मतलब मुझे पता हो गया था कि मेरी कुछ हो गया मसला मेरे साथ। फिर हम लोग ने अल्ट्रासाउंड करवाया। और आप कह रही हैं आपकी फैमिली हिस्ट्री भी थी इसमें, जी, ब्रेस्ट मेरी कैंसर में? मतलब फर्स्ट उसमें नहीं थी, लेकिन अम्मी अब्बू के उसमें जो है वो थी। कराची एक्सेस से मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया था। तो देवर लाइक के इतनी यंग एज में कैसे, उनके फेस एक्सप्रेशन मुझे बता रहे थे कि मेरे साथ क्या हो रहा है। उन्होंने मेरा अल्ट्रासाउंड 5 टाइम्स किया है कि नहीं, इतनी यंग एज में हम वापसी को कर ही नहीं सकते। तो जब एंड दिस यू वर 28? 28, यस। लास्ट में अल्ट्रासाउंड हुआ, जो वो थी अल्ट्रासाउंड जो करती हैं वो लोग 4 साथ खड़ी हुई थी, 5th जो है वो कर रही थी अल्ट्रासाउंड। उन लोग ने एक दूसरे की शक्ल ऐसे देखी, मैंने कहा हमें करनी पड़ेगी, इनकी बायोप्सी हमें करनी होगी। फिर 7 डेज़ बाद रिपोर्ट आती है अल्ट्रासाउंड की, बायोप्सी की जब रिपोर्ट आई 4 जनवरी 2024, और कमल वो मेरी 6th एनिवर्सरी थी शादी की, 4 जनवरी। मतलब मेरे कुछ और प्लान्स थे, वेडिंग एनिवर्सरी ऑब्वियसली हर कोई प्लान करता है, मेरे कुछ और प्लान्स थे, और हम लोग रिपोर्ट हाथ में ले बैठे थे कि ये हुआ क्या मेरे साथ। मैं गूगल कर चुकी थी हर चीज़, मुझे हर टेस्ट के बारे में पता था कि उसका क्या रिज़ल्ट होगा, तो इसका क्या मतलब होता है। अब जब मैंने रिपोर्ट देखी तो उसमें लिखा था ग्रेड 2 कार्सिनोमा। मैं उस वक्त शॉक में नहीं गई, आई वॉज लाइक, मुझे पता था मुझे मेरे साथ ये होगा। और मेरे हस्बैंड मेरे सामने खड़े हुए थे, ये तीनों, मेरे हस्बैंड यहाँ खड़े थे, सिस्टर मेरे सामने खड़ी हुई थी, उसका फियांसी यहाँ खड़ा हुआ था, और ये लोग सब मेरी शक्ल देखें कि वजह बोल क्या रही है ये। मतलब उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं ये बोलूँगी। मतलब होता है कि सबको होगा कि रोएगी कि नहीं, मेरे साथ ये कैसे हो गया। आई वॉज लाइक नहीं, मुझे पता था मेरे साथ ये होगा, ठीक है, अब व्हाट्स नेक्स्ट, अब मुझे और क्या करना है आगे, मुझे आगे देखना है, मैं इसमें नहीं अपने आप को वेस्ट कर सकती। फिर एंजाइटी तो होती है, पाँव हिलना शुरू हो गए, हाथ पाँव ना, मतलब मुस्तकिल कि ये क्या हो क्या रहा है, अब क्या होगा, अब मेरे भी बाल गिरेंगे, मेरी भी आईलैशेस ख़राब होंगी। तो खैर फिर हम डॉक्टर के पास गए, उन्होंने मुझे बताया कि आपको 14 to 15 टेस्ट करवाने हैं। हमने सारे टेस्ट करवाए, अल्लाह का शुक्र है कहीं और कोई चीज़ नहीं फैली थी। नहीं हुआ। जी, ये एक वो था मेरे साथ पॉजिटिव कि ये चीज़ कहीं और फैली नहीं थी, क्योंकि मेरा जो केस है वो बहुत एग्रेसिव था, ट्रिपल नेगेटिव एग्रेसिव केस था मेरा। मेरी डॉक्टर थी डॉक्टर मदीहा, उन्होंने मेरी रिपोर्ट्स देखी, सारी चीज़ें मुझे बताई कि वजिया आपके साथ ये चीज़ हो चुकी है, अब आपको ना अपने साथ, मतलब आपको स्ट्रॉन्ग रखना है अपने आप को।
आपको उन्होंने मुझे बताया कि हम आपकी कीमो करेंगे, कीमो की ग्राउंड रियलिटीज़ उन्होंने मुझे बताई कि आपके बाल गिरेंगे, आपकी आईलैशेस गिरेंगी, एक वक्त आपके पास ऐसा आएगा कि आप शायद अपने पाँव पे खड़ी भी नहीं हो सकें। और वो आया, वो वक्त ऐसा आया कि मुझे उठ के ना वॉशरूम तक भी जाना होता था, मैं नहीं उठ पाती होती थी। खड़ी हो सकती थी मैं, लेकिन मेरे पाँव में जान नहीं थी, ग्रिप नहीं थी मेरे अंदर। मैं पर्दे पकड़ पकड़ के मुझे यहाँ से वहाँ जाना होता था। कभी ऐसा होता था कि मेरे हस्बैंड करीब में नहीं है, क्योंकि मेरे हस्बैंड इकलौते हैं ना, तो बच्चों को भी देख रहे हैं, ग्रॉसरी करना, बिलिंग्स, सब कुछ मेरे हस्बैंड के ऊपर होते हैं। तो कभी होता था कि घर से बाहर गए हुए हैं, मेरी दवा लेने गए हैं, इस बीच मुझे कहीं जाना है, तो मैं पर्दा पकड़ के यहाँ से वहाँ तक, एक पर्दा तो थोड़े से लंबे होते हैं ना, तो मैं पर्दों की ग्रिप से पकड़ पकड़ के अपने आप को, एक पर्दा यहाँ से पकड़ती थी, फिर दूसरा वाले हाथ से पकड़ती थी, तो मैं इस तरह से आके जाती थी। फिर तो chemotherapy was the first step. कीमोथेरेपी वॉज अ Did they do surgery? नो, पहले कीमोथेरेपी हुई, उसके बाद फिर मेरी सर्जरी हुई। एमआरएम होती है मेरी सर्जरी। एमआरएम में ये होता है कि आपका ना एक साइड पूरी रिमूव कर देते हैं। Okay. ये हमें चॉइस दी जाती है कि आपको एक साइड रिमूव करवानी है या आपको सिर्फ लंप रिमूव करवाना है। लंप रिमूव करवाना लड़कियां ऑब्वियसली ज़्यादा प्रेफर करती हैं, लेकिन उसमें रिस्क बाद में ज़्यादा होता है कि ये बाद में दोबारा खुदा ना खास्ता वो चीज़ बाद में आ सकती है। और अगर हमने एक साइड रिमूव करवा दी तो उसमें होता है कि जितनी भी आसपास अगर कहीं नोड्स हैं या कुछ है तो वो सब उसी में कवर होकर निकल जाते हैं सब कुछ। तो उसमें ये कि 15-20 ईयर्स तक कोई ऐसा जितना वो ख़तरा नहीं Recurrence. होता। जी, रिकरेंस नहीं होती। मेंटली प्रिपेयर किया हुआ था मैंने, लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से था वो क्या था, लेकिन मैं बिल्कुल नम हो चुकी थी। तो मेरे हस्बैंड ने ये फैसला किया कि नहीं, आप एमआरएम कर दें, इसका आप रिमूव कर दें, मुझे कोई मसला नहीं है, मुझे मेरी बीवी सही चाहिए बस, मुझे ऑर्गन से कोई मसला नहीं है, मुझे इसको बस सही करना है, आप इसको सही कर दिएगा बस। और मैं अपने हस्बैंड को देख रही थी कि ऐसे भी हस्बैंड्स होते हैं। फिर मैं जब घर गई, मैंने बताया उनको, मेरी सास को, कि उन्होंने कहा, मेरी सास ने कहा कोई बात नहीं, होता है वजीहा, ये कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारा वो नहीं है, ये तुमने खुद नहीं अपने साथ किया, ये अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश है। मेरी सास ने, मेरी नंद ने मुझे समझाया। अच्छा, उस वक्त एक वक्त ऐसा था कमल कि मेरी बहन की शादी चल रही थी, मेरे एक भाई का इंतकाल हो चुका है, ही वॉज 18 ईयर्स ओल्ड ना, मेरे अब्बू का इंतकाल हो चुका है, मेरी अम्मी अकेले मेरी बहन की शादी कर रही थी। जनवरी में मेरा डायग्नोज हुआ था, 5 फ़ेब को मेरी फर्स्ट कीमो होनी थी और 14 फ़ेब को मेरी बहन की शादी थी। और मैं इस उसमें थी कि मैं अपनी अम्मी को कैसे बताऊं। अम्मी ऑलरेडी एक बेटा खो चुकी हैं, शौहर उनका गया, मैं सबसे बड़ी बेटी, सबसे बड़ी और सबसे ज़्यादा लाडली, मैं उनको कैसे बताऊं ये चीज़। मैंने अपने हस्बैंड को मना किया कि नहीं, मैं एक कीमो गुजार लूँगी, शादी गुजर जाए उसके बाद हम अम्मी को बता देंगे। लेकिन मेरी सास ने कहा नहीं वजिया, माँ की दुआ सबसे ज़्यादा होती है। उन्होंने ख़ुद ही कॉल कर दी कि हमें ना बात करनी है, वजिया की तबीयत ख़राब है, तो तुम लोग ना ज़रा घर आ जाओ। मेरी अम्मी का नाम तबस्सुम है। अम्मी को घर बुलाया, मेरी बहनों को पता था, सबको पता था। अब अम्मी बैठी हुई हैं, मेरी सास बैठ गई जाके ना, मैं तो किचन में भाग गई। मैं कहा मैं फ़ेस नहीं कर सकती अम्मी, मैं चाय बना के आ रही हूँ। तो मेरी सास ने उनको हाथ पकड़ा। अम्मी कह रही क्या हुआ, मतलब अम्मी को हुआ कि शायद कोई इन दोनों में ना सास बहू में कुछ हो गया, लड़ाई हो गई है। तो अम्मी ने कहा क्या हुआ, वजिया ने कुछ किया है क्या। तो उन्होंने कहा नहीं, उसने कुछ नहीं किया, असल में उसके हमने कुछ टेस्ट करवाए थे, तो उसमें ना कुछ ऐसी चीज़ आई है, लेकिन वो नहीं है, मतलब उन्होंने थोड़ा सा उनको काउंसिल किया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इसके ट्रीटमेंट इसका वैसा ही है हमें। तो अम्मी भी मेरी शक्ल देखें, मैं भी अम्मी की शक्ल देखूं, अम्मी रोना शुरू कि मतलब अल्लाह ताला ने एक बेटा भी ले लिया, एक शौहर भी ले लिया, अब बड़ी बेटी की बारी है। मतलब अल्लाह ना करे, मतलब एक होता है कि ये डिजीज़ ही ऐसी है। हाँ, फर्स्ट कैंसर का नाम सुन के सबसे पहले ये यही होता है कि होता है। बस कुछ टाइम, कुछ वक्त है इसके पास अब। तो अम्मी ने कहा मेरी बड़ी बेटी के पर भी अल्लाह ताला ये कर रहे हैं। खैर फिर अम्मी ने अपने आप को काफ़ी संभाला मेरे सामने। घर जाके अम्मी बहुत रोई है ना, बहन के साथ, और कज़न थे हमारे एक, उनके सामने अम्मी बहुत रोई। लेकिन ये था कि उनकी दुआएं थी साथ अम्मी की। मेरी सास ने कहा कि नहीं वजिया, तुम जब फर्स्ट कीमो में जाओगी तो अपनी अम्मी की दुआओं के बगैर नहीं जाओगी, हम नहीं जाने देंगे तुम्हें, माँ की दुआ सब कुछ बदल सकती है। तो उसमें कॉन्सेप्ट में उन्होंने अम्मी को बता दिया था। खैर मेरी पहली कीमो हुई, गुजर गई, अल्लाह का शुक्र है। बहन की शादी हुई, वो भी गुजर गई। आप अटेंड कर पाई थी बहन की जी, शादी? मैं कर सकी थी। मुझे डॉक्टर ने कहा था कि आपको मास्क में रहना है फुल,
लोगों से दूर रहना है, क्योंकि आपको किसी इम्यूनिटी का बहुत लो जाती है। जी, आपको किसी का भी नज़ला ज़ुकाम आपको फ़ौरन लग फ़ौरन सकता लग है, जाएगा। तो आपको थोड़ा सा अपने आप को रखना है। लेकिन मेरी बहन की शादी थी, मैं कैसे साइड पे बैठ सकती थी, मैं बड़ी बहन थी। और फिर अब्बू के इंतकाल के बाद तो मेरी डॉक्टर ने भी ये बात बोली कि ये शायद आपने इसी चीज़ का स्ट्रेस लिया है, जो ये चीज़ इस उसमें निकल के आई है। कैंसर डज मैनिफेस्ट फ्रॉम स्ट्रेस, ये एक चीज़ है। ऐसा ही है। मैं जब मेरे जब अब्बू का इंतकाल हुआ था, तो मैं डिनाइल फेज़ पे चली गई थी। किया था मैंने रिएक्ट, 3-4 दिन मैंने रिएक्ट किया, लेकिन उसके बाद जब कभी फातिहा होती थी ना, घर में फातिहा हो रही है, मैं फातिहा में नहीं खड़ी होती थी। मैं वहाँ से चली जाती थी कि मेरे अब्बू का नाम फातिहा में कैसे आ रहा है। मैंने अपने आप को बच्चों के साथ बिज़ी कर लिया, अपने जॉब। प्रोफेशनल लाइफ में बिज़ी कर लिया मैंने अपने आप को। लेकिन फिर जब कीमो के बाद जब मैं ऐसी हो गई ना कि मैं बिल्कुल बेड पे हो गई, तो उस वक़्त मुझे हुआ कि मेरे अब्बू कहाँ हैं? मेरे पास सब हैं, अम्मी हैं, बहनें हैं, दोस्त हैं, शौहर है, बच्चे, सास। ये मेरा मेरा बाप कहाँ है? क्योंकि हमारे अब्बू ने हम लोग को ऐसे रखा है बिल्कुल। अगर हम लोग को कुछ होता था ना, मुझे कोई बात करनी होती थी, मैं अम्मी से पहले अब्बू के पास भागती थी। इवन मेरे रिश्तों की भी बात होती थी ना, तो अब्बू आते थे, वजीहा आज उसका रिश्ता है, करना है? मैंने कहा नहीं अब्बू नहीं करना, तो अब्बू मना कर देते। मैं सोती अब्बू के पास थी, मुझे नाश्ता अब्बू करवाते थे, मैं कॉलेज जाती थी, आई वॉज इन सेकेंड ईयर, मैं कॉलेज जाती थी तो अब्बू मुझे अपने हाथों से नाश्ता करवाते थे। ऑफिस अब्बू जा रहे होते थे तो मैं निकल रही होती थी, तो अब्बू और मैं बैठ के नाश्ता करते तो अब्बू मुझे खुद अपने हाथों से खिला देते। अब्बू का ये होता था मुझे इसने बाप बनाया है, मेरी बेटी ने मुझे बाप बनाया है, वजीहा ने मुझे बाप बनाया है पहली दफ़ा। फिर जब वो चले गए और वो कीमो का वो जब वक्त आया, सारी कीमोज मैंने सुकून से गुजार ली। मैं शादियों में भी जाती थी, ईद में भी हर जगह मैं गई हूँ, दावतों में मैं हर जगह गई हूँ। लेकिन जब वो एक वक्त मेरे पास आया कि मुझे मेरे अब्बू नहीं मिले, वो वक्त ना मुझे खौफ कर होता था, मुझे ऐसा लगता था कि बस अब मैं गई, मेरा बाप नहीं है। और लिटरली उस वक्त ना मुझे होता था कि मतलब उस वक्त मुझे ऐसा था कोई कोई मेरे आसपास घूम रहा है, मुझे लगता था कि मुझे कोई लेने आ रहा है, मुझे कोई मतलब लिटरली मुझे वो होता था, फील होता था कि मुझे यहाँ पे कोई, मैं इतना डर गई थी उस वक्त, या डिप्रेशन था या क्या था वो, तो वो बहुत बुरा वक्त था। और उस वक्त हाथ पाँव में इतनी जान नहीं थी, इतना शदीद दर्द था कि मेरा अभी तक मेरे हाथ पाँव में ग्रिप नहीं है ना, और मैं लिखना भूल चुकी हूँ। मतलब आप सोचें एक टीचर 2016 से जो टीचर है जिसका काम ही सिर्फ क्रिएटिविटी का है, लिखना है, अब मैं पेंसिल होल्डिंग नहीं है मेरे हाथ में, मैं लिख ही नहीं पाती हूँ अब, मुझे नहीं पता मेरे पाँव की उंगलियों में कोई जान नहीं है स्टिल। ऐसा दर्द था वो, ऐसा दर्द था कि मैं तड़प तड़प के रोती थी कि कभी मैं इधर करवट लूँ, कभी मैं इधर करवट लूँ, हाथों में और पूरी नसों में। और मेरी उंगलियां ऐसी थी, मैं अपनी फिंगर्स में खुद मूव नहीं करती थी, वो दर्द से ऐसे ऐसे हिल रही होती थी। मेरे हस्बैंड अपना हाथ ऐसे रखते थे, थोड़ी देर बाद खुद हाथ उठा देते थे कि वजिया तुम्हारी उंगलियां ऐसे इतना हिल रही हैं, और मैं देख रही हूँ कि मेरे साथ हो क्या रही है। मतलब मेरा मेरा खुद पे कोई इख्तियार नहीं था। मेरी सास मुझे देख के रो रही होती थी, वो बेचारी मेरे पाँव दबा रही हैं, कभी मेरी नंद आ जाती थी, वो मेरे पाँव दबा रही हैं। फिर सर्जरी आई, सर्जरी का वो वक्त था, मतलब मुझे होता है कि मैं बच्ची थी या क्या था उसमें, मैं बच्चों की तरह रोती थी अपने हस्बैंड से ना, मुझे सर्जरी नहीं करवानी। मुझे खौफ था एक सर्जरी का, क्योंकि जब मेरी सेकंड लास्ट कीमो होती थी ना, लेकिन जब वो इंजेक्ट करते थे तो उनको मेरी वेंस नहीं मिलती थी, वो कभी यहाँ कर रहे हैं, कभी यहाँ कर रहे हैं, और मैं रो रही होती थी कि अल्लाह ताला ठीक है, मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि आपने मुझे ये चीज़ दे दी, मैं गुजर रही हूँ, मैं इम्तिहान में, मुझे पता है कि मैं कर लूँगी, लेकिन अल्लाह ताला आप इसमें तो मेरी हेल्प करें। मैं मुस्तकिल ना कॉन्वर्सेशन करती थी, फिर वो हो जाता था सुकून से। अल्लाह ताला को पसंद था कि मैं उनसे बोलूँ, और वो करते थे, वो मेरे लिए चीज़ आसान कर देते थे उस वक्त। फिर जब सर्जरी का वक्त आता था, मैं काँपती थी सर्जरी से कि मुझे सर्जरी नहीं करवानी, मुझे नहीं करवानी, पता नहीं वो क्या होगा। 3.5 या 4 आवर्स की वो सर्जरी होती है। मुझे ये चीज़ भी डर आती थी कि अगर मैं होश में नहीं आई, मेरी 2 बेटियां हैं, वन जो सबसे बड़ी है वो 4.5 की है, और जो छोटी है वो 2.5 की है। तो मुझे होता था मेरी बेटी का क्या होगा अगर मैं होश में नहीं आई। लेकिन
अल्लाह ताला है, अल्लाह ताला ने उस पर भी हिम्मत दी, बहुत ज़्यादा हिम्मत दी। फिर ना सर्जरी से एक हफ़्ता पहले जब मुझे कॉल आई कि आपको इस दिन सर्जरी के लिए आना है, एक हफ़्ता पहले मैं कमरे में ना खुद ही बैठे बैठे रोना शुरू हो जाती थी। कभी मैं अल्लाह ताला से बोल रही हूँ कि अल्लाह ताला आपको मेरी तकलीफ़ नहीं दिख रही क्या? मैं मतलब होता है, मुझे पता है मैं गलत थी, मैं शिकायतें करती थी, लेकिन मैं अल्लाह ताला से नहीं करती तो किससे करती हूँ? बिल्कुल। फिर आहिस्ता-आहिस्ता वो तकलीफ़ कम हुई, मेरे अंदर हिम्मत आई, अल्लाह ताला ने मुझे सब्र दिया। सर्जरी के इसमें मैं प्रोसेस से गुज़री, बहुत स्मूथ सर्जरी गई। फिर मुझे सब ये कहते कि वजह ये लास्ट है, वजह ये लास्ट है, तुम्हें इसके बाद कुछ नहीं होगा, बस सर्जरी है, स्टिचेस का पेन होगा, फिर तुम ठीक हो जाओगी। तो मैंने भी अपने आप को यही रखा कि हाँ ये शायद लास्ट है। मेरी डॉक्टर भी यही कहती थी कि नहीं वजह दिस इज़ लास्ट। फिर जब उन्होंने वो ड्रेनेज पाइप्स मेरे 2 अटैच किए तो घर पे तो मैं आ गई, अब वो ड्रेनेज पाइप्स मुझे हर जगह कैरी करना है, मैं वॉशरूम जा रही हूँ तो मुझे कैरी करना है, डॉक्टर से फॉलोअप के लिए जा रही हूँ, तो जो 2 लोगों की नज़रें होती थी ना ड्रेनेज पाइप्स वाली, कि है इतनी यंग लड़की के साथ ये क्या अटैच हुआ हुआ है, वो आंखें मुझे चुभती थी, तो उसकी तकलीफ़ अलग थी। फिर वक्त आया वो पाइप निकालने का। अच्छा, जब वो पाइप निकलते हैं ना, वो इतने मोटे मोटे पाइप्स होते हैं कंवल, और वो बगैर सुन के निकलते हैं। वो आपका यूँ पकड़ती हैं एरिया और वो यूँ खींचती हैं, कहती लंबी गहरी सांस लें। जब उन्होंने खींचा है तो मुझे उस वक्त लगा कि मेरी जान निकल गई। मतलब जब मैं वहाँ से बाहर भी आई हूँ ना, मैं वहाँ आके मैं बैठ गई, मैं कँपा रही थी और वो दर्द मेरे उस वक्त तक भी था। मैंने कहा फरहान, कह रहे हस्बैंड मेरे कह रहे हैं फरहान क्या हुआ, मुझे यूँ पकड़ लिया ना। मैंने कहा मुझे बिठा दें, पता नहीं, मुझे नहीं पता कि भी क्या हुआ है, क्योंकि मैंने देखा नहीं था, मैंने मुँह ऐसा कर लिया था। खैर फिर हम डॉक्टर के पास फ़ौरन गए, उन्होंने कहा नहीं कुछ नहीं हुआ, ये होता है, थोड़ा सा आप अपने आप को वो करें, होता है, इट्स फाइन, इट हैपेंस। फिर हम थोड़ी देर वहीं बैठे रहे, मेरे हस्बैंड मेरे हाथ ऐसे चलाते रहे, मैं अपने आप को थोड़ा सा वो करती रही। फिर यह है कि अल्लाह का शुक्र है उस दिन के बाद से और अब मैं आपके सामने हूँ। मेरी अम्मी को भी ब्रेस्ट कैंसर था एक्चुअली, तो जब आप जो जो चीज़ें बता रही हैं एग्जैक्टली सेम उनका यही सब रहा है। तो जबकि आपकी बेटी जितनी छोटी नहीं थी, आई वाज 18, लेकिन आई रिमेंबर ऑल ऑफ दी स्टेजेस। मुझे ड्रेनेज पाइप्स भी याद हैं, मुझे कीमो के भी इफ़ेक्ट्स याद हैं। और वो एक साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट अलग होता है, फिज़िकल इफ़ेक्ट अलग होता है। अपने एक एग्जैक्टली औरत के लिए एक ब्रेस्ट लूज़ करना, दैट इज़ हर पार्ट ऑफ हर बॉडी, तो वो उसका बहुत डीप साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट ऐसा होता ही है। है। वो ये ना कि उस वक्त एक औरत ना एक जंग नहीं लड़ी होती, सिर्फ कैंसर की जंग नहीं लड़ी होती उस वक्त वो ओवरऑल वो ना उसमें होती है कि मेरे साथ ये भी हो जाएगा, मेरे साथ ये भी होना है, फिर मुझे लोगों की बातें भी फेस करनी है। एक हमारे यहाँ ये भी कॉन्सेप्ट है कि इसने कोई गुनाह किया है तभी इसके साथ ये हुआ है। तो मेरे पास एक खातून आई एंड शी वाज लाइक कि वजीहा, मैंने सुना है कि अच्छा मेरी अभी ना रेडिएशंस होनी है अभी। तो शी केम टू मी एंड शी वाज लाइक कि वजीहा, मैंने सुना है कि तुम अपने डॉक्टर से भी पूछना, मैंने सुना है रेडिएशंस जब होती है ना तो 3-4 रेडिएशंस के बाद इंसान का जिस्म पत्थर का हो जाता है, वो फिर मर जाता है। आई वाज लाइक, मैंने कहा, मैं हंस दी उस वक्त, मैंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। तो मेरी सास ने उनको उसी वक्त शट अप कॉल दी कि तुम उसके सामने क्या बोल रही हो, ये तुम्हें पता नहीं है वो उस वक्त कितनी सेंसिटिव हुई है, तुम उसके सामने ये बात कर रही हो। लोग कितने स्टूपिड होते हैं ना, और रादर देन कि आप उनको समझा रही कि कुछ नहीं होता, उनको ये बात आपको कहनी चाहिए थी कि तुम हौसला रखो, कुछ नहीं जी, होता। पता नहीं ये हमारी सोसाइटी ऐसी है या हम खुद ऐसे मैं हैं। लैक ऑफ नॉलेज ही इसमें बोलूँगी, लैक ऑफ अवेयरनेस ही मैं बोलूँगी कि हमारे यहाँ सोसाइटी में कुछ लोगों को बेसिक मैनर्स नहीं पता, किसी के घर में जाके क्या बात करनी है। तो उस वक्त लोगों को ये चाहिए, सिर्फ मेरे साथ नहीं, जितने भी कैंसर पेशेंट्स हैं, हमारी सोसाइटी को ये चाहिए कि उनको आप मोटिवेट करें जाके कि इट हैपेंस, ये बहुत नॉर्मल है, बहुत कॉमन हो चुका है। अपने आप को जब तक आप यहाँ से अपने आप को स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे ना, आप यहाँ से स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकते। क्योंकि पॉजिटिविटी इज़ अ वेरी बिग इंग्रेडिएंट इन क्योरिंग कैंसर। और वो सिर्फ अपनी इंटरनल पॉजिटिविटी नहीं, आपके सराउंडिंग्स में भी अगर लोग पॉजिटिव हों, आपको मोटिवेट कर रहे हों, और लेकिन वही ना, बहुत सोसाइटी बहुत मुश्किल कर देती है पॉजिटिव ऐसे ही है। रहना। लेकिन मेरे साथ अल्लाह का शुक्र है, मेरे इन लॉज, मैं अपने सबसे ज़्यादा तो मैं अपने इन लॉज का मैं बोलूँगी, तो 24/7 जो थी वो मेरी सास मेरे साथ थी और मेरे बच्चे भी उनके ऊपर थे। तो बेचारी एजेड तो हैं वो, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से इस वक्त मुझे संभाला, रोज़ाना मुझे बॉयल एग देना,
रोज़ाना मुझे ABC जूस खड़े होके कि चुप होके तुम पी लो, खामोशी से वजह मैं बता रही हूँ, तुम पी लो। उनको पता था मैं नहीं पीती हूँ, वो मुझे पिलाती थी। उस वक्त कमल एहसास होता है कि हम कुछ भी नहीं है, हमारे अंदर एक चीज़ है, मेरे अंदर एक चीज़ है, कैंसर ट्यूमर है, मेरी बॉडी है, मेरे अंदर ये इख्तियार नहीं है कि मैं इस चीज़ को यूँ निकाल सकूँ। मैं अल्लाह ताला से ये बातें कर रही होती थी, मैंने कहा अल्लाह ताला मैं तो बेबस हूँ ना, मतलब इंसान कितना बेबस है कि अपनी बॉडी से एक चीज़ ना रिमूव कर सके। कहने को ये मेरी बॉडी है, ये मेरी चीज़ है, लेकिन मैं नहीं कर सकती कुछ भी। तो एक वक्त ऐसा भी था कि मेरी बेटी का नेक्स्ट डे जो है एडमिशन टेस्ट था स्कूल का, और एक दिन पहले मुझे पेन अटैक हुआ था और मुझे एडमिट होना पड़ा था स्कूल में, हॉस्पिटल में। और वो पेन ऐसा था कि मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी कि मुझसे वो उस वक्त बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैंने फिर अपने हस्बैंड ऑफिस से आए, मैंने उनका फेस पकड़ के बाकायदा उनसे सॉरी किया। मैंने कहा सॉरी, मेरी वजह से मेरी बेटी का फ्यूचर ख़राब हो रहा है, मतलब। तो हस्बैंड ने कहा वजिया इट्स फाइन, तुम्हारी कंडीशन ऐसी है, तुम अपने ऊपर मत सवाल करो इस चीज़ को। तो मैंने कहा मैं इसको इंटरव्यू के लिए नहीं भेज सकती, सुबह ना टेस्ट के लिए नहीं भेज सकती। तो फरहान सेट कि नहीं वजिया, हम एक काम करेंगे, उसको भेज देंगे, बाकी देखते हैं क्या होता है, इनरोल होना ना होना उसकी वो है लक। तो लेकिन वो पेन ऐसा था कि मैं घर में रुक ना सकी। फिर हम लोग हॉस्पिटल गए, पेन के चक्कर में उन्होंने मुझे 1 नाइट के लिए जो ना वहाँ पे एडमिट किया। मैं तकरीबन सुबह आई थी वहाँ से, 5:30 या 6 बजे मैं वहाँ से आई हूँ। उन्होंने मुझे इंजेक्शन दिया था नींद का ना। तो जब मैं वहाँ से आई हूँ तो मैं वहाँ से आके मैं बस सो गई। फिर मैं सो गई, नींद में थी, मुझे इंजेक्शन लगा हुआ था। अब जब मैं सुबह उठी हूँ 10 बजे, मैं ना घबरा के उठी। मैंने देखा मेरी बेटी कहाँ है। बेटी घर बेड पे नहीं अपने, वो दादी के साथ सोती है। तो दादी बाहर बैठी हुई चाय पी रही थी। मैंने कहा सास यानी मेरी, मैंने कहा अम्मी हुरम कहाँ गई। मेरी बेटी का नाम हुरम फातिमा है ना। तो हंसते हुए कहने की वो तो गई। मैंने कहा कहाँ गई। कहने की वो हमने ना बीना के साथ भेज दिया, बीना मेरी नंद का नाम है, एंड शी इज़ द स्वीटेस्ट पर्सन अभी तक ना। तो मैंने कहा कहाँ भेज दिया। कहने की उसका टेस्ट था ना बेटा आज, तो वो आई तो उसको भेज दिया। मैंने कहा तैयार किसने किया। हमने तैयार कर दिया, हमने बाल वाल बना दिए, सब भेज दिया हमने, अभी देखना थोड़ी देर में आ जाएगी। तो पप्पो भतीजी जो हैं वहाँ पे मज़े से टेस्ट देकर इंटरव्यू देकर वापस आई हैं। पप्पो जो हैं घर तक वो मेरी बेटी को छोड़ के गई हैं। एंड आई वाज लाइक कि मेरी बेटियाँ कितनी लकी हैं। मतलब लोग पप्पों के बारे में एक होता है कि एक टैगलाइन है कि नहीं पप्पो पूरी होती हैं। तो मैंने कहा कि नहीं, मेरी बेटियों की पप्पो भी बहुत अच्छी हैं, एक ही पप्पो हैं, और दादी भी बहुत अच्छी हैं माशाल्लाह माशाल्लाह से, कि उन्होंने मुझे फ़ील ही नहीं होने दिया कि अगर मेरी तबीयत ख़राब है तो मेरी बेटियों को कौन पीछे संभालेगा। मुझे कुछ नहीं पता था। अच्छा एक वो वक्त भी था जब मेरे बाल, मेरी कज़न थी, खालाजाद बहन है मेरी, तो जब वो आई उन्होंने मुझे शेव किया, तो मेरी सास ने ना कमरे बंद कर दिए, बच्चों को बाहर ले गई, कमरे बंद कर दिए, पर्दे डाल दिए कि बच्चे ना देखें। फिर मेरी सास ने मुझे विग ला के दी कि वजिया अगर तुम्हें फ़ील हो ना, तुम ये विग ला के क्या दिया, मैंने पे कर दिया कि जाओ तुम ये पैसे लो, खुद जाके अपनी पसंद से जितनी भी है ना तुम लेकर आ जाओ। शी इज़ अ ब्लेसिंग एक्चुअली। शी इज़ मोर देन अ ब्लेसिंग, मैं कह सकती हूँ कि इस वक्त जो उन्होंने मेरा साथ दिया है ना, कि वो कोई नहीं, उस वक्त उनसे ज़्यादा किसी ने मेरा साथ। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह।